हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल JAS एकेडमी पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने विदाउट एडजस्टमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट हमने सीखा था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एडजस्टमेंट क्या होते हैं। एडजस्टमेंट, व्हाट इज़ एडजस्टमेंट। दरअसल जब भी कोई भी प्रोप्राइटर होता है, फर्म, कंपनी वगैरह, ईयर के लास्ट में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसको नोट डाउन करना रह जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग बुक में होने से रह जाती है। कुछ ऐसी ही बातें होती हैं जिसका एडजस्टमेंट हमको करना होता है और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 31 मार्च है और फाइनेंशियल ईयर की एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, हमको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो हर एक प्रोप्राइटर को ईयर के लास्ट में 31 मार्च को अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, फाइनल अकाउंट, जिसमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग वो नहीं हो पाती है, नहीं कर पाता है। 31 मार्च को मान लीजिए उस प्रोप्राइटर ने किसी भी सप्लायर से गुड्स को मंगवाया है, ऑर्डर किया हुआ है, गुड्स चल दिया है, बट उसको हैंड ओवर नहीं हो पाया, उसके हाथ में आ नहीं पाया, भी रास्ते में है, डिलीवर नहीं हो पाया है। तो ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। 31 मार्च को प्रोप्राइटर को क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी पता चलता है कि कितना अनसोल्ड गुड्स है उसकी शॉप में, उसकी बिजनेस में, जो सेल होने से रह गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डिप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमको 31 मार्च को ही कैलकुलेट होती हैं, यानी कि 31 मार्च को ही पता चलती हैं। अब 31 मार्च को फाइनल अकाउंट हम बनाने बैठे हैं और जिसमें हमको ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस सामने आ रहे हैं जिसकी रिकॉर्डिंग हमको करनी है। तो इन्हीं एडजस्टमेंट को हम फॉलो करते हैं जिससे हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, एकदम करेक्ट आए और बैलेंस शीट के माध्यम से, बैलेंस शीट बन जाने से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एकदम करेक्ट आए सामने। तो इसके लिए एडजस्टमेंट की एंट्री करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नंबर 3 एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस। नंबर 4 डेप्रिसिएशन। नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 6 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नंबर 7 पर एक्रूड इनकम। एट अनएक्रूड इनकम। नंबर 9 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। नंबर 10 बैड डेब्ट्स। नंबर 11 प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। नंबर 12 प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। नंबर 13 प्रोविज़न फॉर डॉप्टफुल बैड डेब्ट्स ऑन डेब्टर्स। तो ऐसे ही बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं बहुत ज़रूरी, जिनकी रिकॉर्डिंग 31 मार्च को, यानी कि प्रोप्राइटर को इन सभी बातों का 31 मार्च को ही पता चलता है, जो अपने फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करता है। क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदत व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय, डेप्रीशिएशन हार्श वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आहरण पर ब्याज, एक्रूड इनकम्स उपार्जित आय, अनएक्रूड इनकम्स अनुपार्जित आय, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पर ब्याज, बैड डेब्ट्स डूबा हुआ रुपया,
या डूबत ऋण। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, लेनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान। प्रोविज़न फॉर डॉप्टफुल बैड डेप्ट्स ऑन डेप्टर्स, यानी कि डेप्टर हमारे जो देनदार हैं उन पर सदिग्ध ऋण के लिए संचिति। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट हैं। हम एक एक एडजस्टमेंट को आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको इसको फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करते हुए फाइनल अकाउंट को आपको प्रिपेयर करना है, और एकदम करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस एंड बैलेंस शीट को आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए सबसे नंबर वन एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स जो प्रोप्राइटर की अपनी शॉप में बिकने से रह जाता है, क्योंकि 31 मार्च को या 31 दिसंबर को ऑल टोटल गुड्स शॉप का सेल नहीं हो जाता। कुछ गुड्स ऐसा भी होता है कि वो स्टोर में रह जाता है, सेल नहीं हो पाता है। ऐसे गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है, अनसोल्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, इनमें से जो भी कम हो उस पर कैलकुलेट होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दरअसल जो भी हमने स्टोर किया हुआ था गुड्स, सपोज दैट मान लीजिए 8000 वो 10,000 का गुड्स हमने कॉस्ट का खरीदा हुआ था जिसको हमने स्टोर किया है। सपोज मान लीजिए 10,000 का गुड्स हमने स्टोर किया हुआ है, ये हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक है। आगे फ्यूचर में इसका रेट मान लीजिए 11,000, 12,000, 15,000 हो जाए, या आगे फ्यूचर में इसका मार्केट प्राइस 8,000, 7,000 ही रह जाए, ये कोई डेफिनेट नहीं है। दरअसल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमको ये बताता है कि जो भी डॉप्टफुल लॉसेस होती हैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग बुक में कर लेनी चाहिए, लेकिन डॉप्टफुल प्रॉफिट की एंट्री आपको अकाउंटिंग बुक में नहीं करनी चाहिए। तो डॉप्टफुल लॉसेस की एंट्री आपको करनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसका कैलकुलेशन आपको अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्डिंग करनी है। 10,000 एंड 8,000 मान लीजिए फ्यूचर में इसका मार्केट प्राइस प्रेजेंट टाइम इसका 8,000 है। आपने 10,000 का गुड्स आपने खरीदा हुआ था कॉस्ट का और स्टोर किया हुआ है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। प्रेजेंट टाइम इसकी मार्केट प्राइस में मार्केट वैल्यू है 8,000, गुड्स की 8,000 की मार्केट वैल्यू है। तो आपको अकाउंटिंग बुक में इसको 8,000 का रिकॉर्ड नहीं करना है, ना ही आपको 10,000 का रिकॉर्ड करना है, आपको इसको 7,000 का रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर देखिए कि गुड्स आपने 10,000 का खरीदा था, लेकिन मार्केट में इसका प्राइस 8,000 का ही हो गया है, दरअसल कम हो गया है। बट इसकी रिकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग बुक में 7,000 की करनी है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस इनमें से जो भी कम हो उस रेट पर इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको रिकॉर्ड करना है, ना ही 10,000 का रिकॉर्डिंग करनी है, ना ही 8,000, मार्केट प्राइस भी नहीं, आपको 7,000 की रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि डॉप्टफुल लॉसेस की एंट्री आपको अकाउंटिंग बुक में करनी होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में आपको कैसे करना है, अगर एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो आपको इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप इसको करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड एंट्री आपको पीएल में नहीं करनी है,
सेकेंड एंट्री एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक आपको फिल करना है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होंगे, और ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट होंगे, हर एक एडजस्टमेंट पर एडजस्टमेंट की एंट्री 2 प्लेसेस पर, यानी कि 2 जगह पर उसको रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। 2 जगह पर आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी है एडजस्टमेंट की। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड सेकंड टाइम आपको एसेट्स में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर नोट्स देखिए इसका। इफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस, only entered in बैलेंस शीट एसेट्स साइड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रायल बैलेंस में भी एडजस्टमेंट गिवन रहते हैं। दरअसल ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट गिवन होने का मतलब ये है कि प्रोप्राइटर ऑनर इसकी रिकॉर्डिंग पहले से ही कर लेता है कि उसको इन्फॉर्मेशन मान लीजिए 30 मार्च को या 28 मार्च को उसको मिल गई थी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद 20 मार्च को या 28 मार्च को या 30 मार्च को उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और वो अपनी अकाउंटिंग बुक में इसकी जर्नल एंट्री कर लेता है, इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। तो ये ट्रायल बैलेंस जब वो प्रिपेयर करता है 31 मार्च को, तो उसके ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक लिखा रहता है। इफ़ क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली इंटर्ड इन बैलेंस शीट एसेट्स साइड, अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में गिवन होगा तो उसको आपको ओनली इंटर्ड करना है बैलेंस शीट एसेट्स साइड में। सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जब भी हम किसी भी पर्सन से, एनी फर्म, कंपनी से सर्विसेज ले लेते हैं, बट उसको आप उसकी सर्विसेज का जो भी कंसिडरेशन है यानी कि उसका प्रतिफल है आप नहीं देते हैं, कुछ बैलेंस रुक जाता है जो आगे फ्यूचर में कभी भी पे किया जाएगा, ऐसे बैलेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी मजदूर से आपने काम करवा लिया है लेकिन उसको आपने मजदूरी नहीं दी है, तो ऐसी मजदूरी आज नहीं तो कल आपको देनी पड़ेगी, आगे भविष्य के लिए स्थगित कर दी गई है, रोक दी गई है। ऐसे खर्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं, अदत्तव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी का भी एक्सपेंस हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो, रेंट का आउटस्टैंडिंग हो, या हम ये कहें कि वेजेस का आउटस्टैंडिंग है, सैलरी का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि खर्चे हो चुके हैं बट आपने कैश में हैंड ओवर नहीं किए हैं, यानी कि उसको दिए नहीं हैं उसके हाथ में, और आगे भविष्य के लिए स्थगित कर दिए हैं, रोक दिए हैं। ऐसे खर्चे जो आगे भविष्य में दिए जाएं, प्रेजेंट टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और इसका फाइनल अकाउंट में कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, तो फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में इसको आपको जिस पे भी रिलेटिव है, जैसे कि वेजेस पर रिलेटिव है तो आपको वेजेस लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, एंड इसमें आपको ऐड कर लेना है आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड करके टोटल आपको बैलेंस बाहर दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। एंड सेकंड, अगर इसमें पीएल में फिर शो नहीं होगा क्योंकि पीएल में वेजेस को शो नहीं किया जाता। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आपको इसको शो करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस। ओनली जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उतना ही आपको यहाँ पे शो करना है। मान लीजिए सपोज दैट आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपीज़ है, तो यहाँ पर आपको लायबिलिटीज़ में भी 200 ही आपको शो करना होगा। जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उतना ही आपको यहाँ पे लायबिलिटीज़ साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उतना ही आपको शो करना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ इसका नोट्स देखिए।
if outstanding expenses given in trial balance only entered in liabilities side of balance sheet. If outstanding expenses given in trial balance only entered in liabilities side of balance sheet, यानी कि अगर ट्रायल के अंदर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है तो ओनली आप उसको एंट्री करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो ये आपको मैंने बताया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कैसे आपको फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जिस तरह से आपने सर्विसेज ले ली थी और आपने प्रेजेंट टाइम आपने पेमेंट नहीं किया, आगे फ्यूचर के लिए आपने उसको रोक दिया है, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। अब इसी का अपोजिट हो जाता है कि अगर आपने सर्विसेज नहीं ली हैं फिर भी आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, जैसे किसी मजदूर ने काम नहीं किया है और उसको आपने एडवांस में वेजेस दे रखी है, मजदूरी दे रखी है, तो ऐसे खर्चे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ही भी खर्चे होते हैं बिजनेस के, जैसे कि बिजनेस का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपने एडवांस पे कर दिया है तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है। ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, प्रॉपर्टी होता है, एसेट्स होता है। अब इसको फाइनल अकाउंट में आपको कैसे एडजस्टमेंट करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर मान लीजिए वेजेस पर है, वेजेस एंड सैलरी को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आप शो करेंगे और इसमें आप लेस कर देंगे प्रीपेड वेजेस को माइनस करके आप एग्जैक्ट जो भी वेजेस एंड सैलरी होगी आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में शो करेंगे। अगर सपोज दैट मान लीजिए सैलरीज एंड वेजेस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में शो करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में एंड सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और इसमें आपको माइनस करना है माइनस प्रीपेड सैलरी, क्योंकि सैलरी को आप किस में शो करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, ऑफिस ओवरहेड है। अब यहाँ पे प्रीपेड सैलरीज को माइनस करके आपको एग्जैक्ट जो भी नेट सैलरीज आएगी उसका अमाउंट आपको आउट शो करना होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। सपोज क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, हमने अभी सर्विसेज ली नहीं है एम्प्लॉय से, कर्मचारियों से या लेबर से, अभी हमने काम नहीं कराया था लेकिन एडवांस में हमने पेमेंट कर दिया है उनको, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, हमारी संपत्ति है कि हमने एडवांस उनको उनकी सैलरी उनकी वेजेस दे रखी है। ये प्रीपेड वेजेस है, प्रीपेड सैलरी है, और इसको आप फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट में एसेट्स साइड में आप शो करेंगे इसको प्रीपेड वेजेस एंड सैलरीज और प्रीपेड सैलरीज एंड वेजेस। अब इसका नोट्स देखिए, इफ प्रीपेड एक्सपेंसेस given in trial balance only entered in assets side of balance sheet. If prepaid expenses given in trial balance only entered in assets side of balance sheet,
अगर मान लीजिए प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अगर दिए हैं तो ट्रायल के डेबिट साइड में जो भी आइटम्स होते हैं उसको आप एसेट्स में फिल करते हैं। ट्रायल के जो भी आइटम है वो वन साइडेड यानी कि वन जगह पर वन प्लेस पर ही इंटर्ड होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो एडजस्टमेंट होते हैं ये टू साइड यानी कि टू प्लेसेस पर रिकॉर्ड होते हैं। एडजस्टमेंट हमेशा टू प्लेसेस पर रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन जो ट्रायल के आइटम्स होते हैं, ट्रायल के आइटम्स ओनली वन साइड यानी कि वन जगह पर, एक जगह पर ही इंटर्ड होंगे। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे, तलपट में दिए होंगे, तो उनको आपको संपत्ति पक्ष में यानी कि एसेट्स साइड में ही आपको इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, एसेट्स साइड में ही आप इसको शो करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। प्रोप्राइटर इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल को इन्वेस्ट करता है उसके अपने सेल्फ बिजनेस में, बट क्या है कि वो अपने ही बिजनेस से अपनी लगाई हुई कैपिटल पर इंटरेस्ट लेता है। कैपिटलिस्ट का मेन काम होता है कि अपनी कैपिटल को ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना जहां पर उसको प्रॉफिट की अर्निंग हो, यानी कि इंटरेस्ट की अर्निंग हो, वो अपनी लगाई हुई कैपिटल पर इंटरेस्ट कमाए, अर्न करे। इस मकसद से वो कैपिटलिस्ट अपनी ही कैपिटल को अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है और अपने ही बिजनेस से ईयरली वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट लेता है। ये बिजनेस के लिए लॉस है बट प्रोप्राइटर के लिए प्रॉफिट है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका फाइनल अकाउंट में आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जब 31 मार्च आता है तो प्रोप्राइटर अपनी लगाई हुई कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करता है और इंटरेस्ट को रियलाइज करता है अपने ही बिजनेस से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पर परसेंटेज, वो कैपिटल पर परसेंटेज लगाकर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल पर परसेंटेज लगाकर। फिर इसको सेकंड टाइम आपको कहाँ करना है? बैलेंस शीट कैपिटल लायबिलिटी साइड, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करना है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा और एग्जैक्ट जो भी कैपिटल आएगी, नेट कैपिटल आएगी, उसको आउट आपको शो करना है लायबिलिटीज में। नोट्स, if interest on capital given in trial balance only entered in PL account debit side। If interest on capital given in trial balance only entered in profit loss account debit side, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, गिवन होगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में करनी है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको शो करना होता है, तो डेबिट साइड में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे और ही बैलेंस शीट में आपको रिकॉर्डिंग नहीं करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट में गिवन होगा तो आपको कैपिटल पर परसेंटेज लगाकर इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको उसको लिखना होगा। सेकेंड टाइम आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नेट कैपिटल बाहर शो करनी है, आउट आपको शो करनी है। नेक्स्ट देखेंगे एडजस्टमेंट। नंबर 5,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस तरह से कैपिटलिस्ट अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट लेता है यानी कि वसूल करता है, रियलाइज करता है अपने ही बिजनेस से, और उसी तरह से बिजनेस भी क्या करता है कि अपने बिजनेसमैन से, अपने प्रोप्राइटर से, उसके द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा जो भी गुड्स ड्रॉ किया गया है सेल्फ कंज्यूम करने के लिए, पर्सनल यूज़ करने के लिए, अपनी शॉप से उसने कंज्यूम करने के लिए गुड्स वगैरह ड्रॉ किया है या कैश को ड्रॉ किया हुआ है, तो जितना भी उस प्रोप्राइटर ने अपने सेल्फ कंज्यूम करने के लिए कैश को ड्रॉ किया था या गुड्स को ड्रॉ किया था, उस पर वो इंटरेस्ट पे करता है अपने ही बिजनेस को। ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट की बात है। सपोज दैट मान लीजिए हम शॉपकीपर हैं और हम ऑनर हैं अपने ही शॉप के। हाँ, अब हमने क्या किया कि 10,000 के कैपिटल को इन्वेस्ट करके अपनी शॉप को ओपन किया, बट हमने सेल्फ कंज्यूम करने के लिए 2,000 का गुड्स हमने ड्रॉ कर लिया है, और 2,000 के गुड्स को ड्रॉ करने के बाद में हमने ये कहा कि 1 महीने बाद जब भी हम वापस बिजनेस में, अपनी शॉप में अगर पैसा वापस करेंगे तो टोटल 2,500 रुपये वापस करेंगे। देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या किया है कि 2,000 रुपये का गुड्स हमने अपनी शॉप से निकाला हुआ है। 2,000 रुपये का गुड्स हमने अपनी शॉप से निकाला हुआ है। हम शॉपकीपर हैं, ऑनर हैं और अपनी शॉप से 2,000 रुपये का गुड्स निकाला है, लेकिन 1 मंथ आफ्टर यानी कि 1 महीने बाद, 1 मंथ आफ्टर हम 2,500 रुपये यहाँ पर मनी अपनी ही बिजनेस को देंगे, 500 रुपये ज़्यादा करके देंगे। ये 500 रुपये 500 रुपीज़ हमारी शॉप के लिए, हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट की बात है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस मानी जाती है, क्योंकि हर एक कैपिटलिस्ट ये चाहता है कि उसकी कैपिटल पर उसको अर्निंग हो, प्रॉफिट अर्न वो करे, कि कैपिटलिस्ट अपनी ही कैपिटल को अपने बिजनेस में ही इन्वेस्टमेंट करता है और अपने ही बिजनेस से इंटरेस्ट को ड्रॉ करता है। तो ये ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट हमको बताता है, यानी कि पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार एक स्वामी अपने बिजनेस से अलग अस्तित्व रखता है। तो ये देखिए यहाँ पर कैपिटलिस्ट ने मान लीजिए 10,000 की कैपिटल को इन्वेस्ट करके बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, और वो 10% का इंटरेस्ट लेता है अपने ही बिजनेस से। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। 10% का इंटरेस्ट यानी कि 1,000 रुपीज़ ईयरली इंटरेस्ट को ले रहा है और बिजनेस से निकाल रहा है। ये बिजनेस के लिए तो लॉस मानी जाती है, बट बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट होता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सपोज दैट मान लीजिए 2,000 का गुड्स हमने अपनी शॉप से ड्रॉ किया हुआ है, हम शॉप के ऑनर हैं, और हमने 2,000 रुपये का गुड्स सेल्फ कंज्यूम करने के लिए ड्रॉ किया हुआ था। 1 मंथ आफ्टर यानी कि 1 महीने बाद, 1 मंथ आफ्टर 2,500 रुपीज़ हम वापस अपनी शॉप में रखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि 500 रुपीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा है। ये 500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो हमारे बिजनेस के लिए, हमारी शॉप के लिए प्रॉफिट की बात है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट आपको फाइनल अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट करना है, तो आइए देखिए, इसको समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए प्रॉफिट मानी जाती है, तो इसको आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्योंकि ऑल टोटल इनडायरेक्ट प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको उसको लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स पर परसेंटेज लगाकर आपको इसको कैलकुलेट करना है। ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन में 100। तो जितना भी ड्राइंग्स दी होगी आपके ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में, आपको जितना भी रेट बताया गया है, परसेंटेज बताया गया, वो परसेंटेज आपको ड्राइंग पर कैलकुलेट करना है, और जितना भी कैलकुलेट करने से अमाउंट आएगा उसको आपको क्रेडिट साइड में शो करना है। एंड बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट सेकेंड टाइम कैसे करना है, इसको शो कैपिटल लायबिलिटीज़ में आपको शो करनी है। इसमें ऐड करना होगा नेट प्रॉफिट एनपी, फिर ऐड करना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इसके बाद आपको माइनस करना है ड्राइंग्स,
और माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तब आपको बाहर शो करना है। हम ये भी कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ड्राइंग में ऐड करके तब माइनस करके आप बाहर शो कर सकते हैं, या हम स्टेप बाय स्टेप माइनस करते हुए आए तो भी हम कर सकते हैं। पहले हम कैपिटल लिखेंगे लायबिलिटीज़ में। इसमें नेट प्रॉफिट अगर नेट लॉस होती है प्रोप्राइटर को तो नेट लॉस को आपको माइनस करना है, नेट प्रॉफिट को ऐड करना है तो नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और यहाँ पर ऐड करके शो करना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैपिटल में ऐड करना है, टोटल बैलेंस यहाँ पर फाइंड आउट होगा। उसके बाद फिर ड्राइंग्स को आपको माइनस करना है, ड्राइंग्स माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट कैलकुलेट होगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी आपको माइनस करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हो जाने के बाद में एग्जैक्ट जो भी नेट अमाउंट आएगा, नेट कैपिटल होगी, उसको आपको आउट शो करना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब इसका नोट्स देखिए। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स given in trial balance only entered in profit loss account debit side. If interest on drawings given in trial balance only entered in profit loss account debit side, अगर मान लीजिए सपोज दैट ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है तो उसकी एंट्री आपको वन साइड रिकॉर्ड करनी है और उसको आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्डिंग करनी है। बैलेंस शीट में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री दो जगह पर होती है, लेकिन ट्रायल बैलेंस की जो भी आइटम्स दिए होंगे हर एक आइटम्स की एंट्री वन साइड में रिकॉर्ड होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स होते हैं उसकी पर आइटम की रिकॉर्डिंग वन साइड होती है, बट एडजस्टमेंट की एंट्री आपको दो जगह पर उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, टू प्लेसेस पे उसको रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन अब डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन हिंदी में कहा जाता है इसको हार्श। किसी भी स्थायी संपत्ति या टेंजिबल एसेट्स के कंटिन्यू हम यूज़ करते रहते हैं और उसके कंटिन्यू यूज़ करने से उसका जो एमआरपी होता है, उसका कॉस्ट प्राइस होता है, डिक्रीज़ होता जाता है दिन प्रतिदिन, डेली वाइज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी एसेट्स के हमने टेंजिबल एसेट्स हमने खरीदी है और उसके हम कंटिन्यू उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें घिसावट गिरावट बनी रहती है। घिसावट गिरावट से उसका एमआरपी जो हो जाता है कम हो जाता है, मार्केट प्राइस कम हो जाता है और इसी को हम डेप्रीशिएशन के नाम से जानते हैं। डेप्रीशिएशन को प्रोप्राइटर इसलिए कैलकुलेट करता है क्योंकि किसी भी फिक्स एसेट्स यानी कि टेंजिबल एसेट्स की अपनी एक लाइफ होती है और उस लाइफ के एंड हो जाने के बाद में उसको फिर से वैसे ही संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज दैट मान लीजिए कोई भी प्रोप्राइटर है, ऑनर है, उसकी अपनी एक खुद की फैक्ट्री है या शुगर मिल है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। कोई भी मशीन मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ की है, 1 लाख रुपीज़, और इसका जो लाइफ है मशीन की, लाइफ ऑफ मशीन 5 ईयर्स है। लाइफ ऑफ मशीन 5 ईयर्स है और 5 ईयर्स से चलने के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू 2000 रुपीज़ ही रह जाती है। दरअसल कोई शुगर मिल का ऑनर है और उसकी शुगर मिल में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, जिसमें से एक 1 लाख रुपीज़ की भी मशीन उसकी फैक्ट्री में लगी हुई है, शुगर मिल में लगी हुई है, और उस ऑनर ने डेप्रीशिएशन चार्ज किया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बेस पर। वैसे डेप्रीशिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है और एनविटी मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं। और यहाँ पर किसी भी मेथड को अपनाकर ऑनर ने
डेप्रिसिएशन को चार्ज किया। सपोज दैट मान लीजिए वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को अपनाता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को अपना कर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। 1 लाख रुपीज़ की उसकी मशीन है, उसने ख़रीदी थी, उसकी लाइफ है 5 साल यानी कि 5 ईयर्स के बाद में वो बेकार हो जाएगी और वो कबाड़ के दाम में बिकेगी। जब वो कबाड़ के दाम में बिकेगी उसकी स्क्रैप वैल्यू यानी कि कबाड़ के दाम में जब वो 5 साल चलने के बाद बेकार हो जाएगी तो उसको कबाड़ के दाम बेचना पड़ेगा और वो मशीन 5 साल के बाद में स्क्रैप वैल्यू 2000 रुपये कबाड़ के दाम में बिकेगी। तो यहाँ पर उसका डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको रफली ऐसे ही। डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। इन्हीं 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन प्रोप्राइटर चार्ज कर रहा है। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो देखिए कैसे क्या करना है। मशीन की कॉस्ट यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ है, माइनस करना है इसमें से स्क्रैप वैल्यू 2000 और अपॉन में 5 ईयर्स। तो 1 लाख रुपीज़ में से सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट 2000 को माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू यानी कि कबाड़ का दाम। 5 साल के बाद में वो मशीन 2000 रुपये कबाड़ के दाम में बिकेगी और 2000 रुपये को पहले 1 लाख रुपए में से 2000 को माइनस करेंगे, 98,000 का बैलेंस आएगा। 98,000 अपॉन में 5 ईयर्स। अब आपको यहाँ पे डिवीज़न करना है। सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद में डिवीज़न करना है, कि ना कि सब्ट्रैक्शन से पहले आपको डिवीज़न नहीं करना है, ना तो गलत आएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 पंजा 5 और 4, 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30, 19,600 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ रहा है। 19,600 रुपये एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है, जो प्रोप्राइटर अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करेगा पर एनम, प्रतिवर्ष। तो 19,600 रुपये का प्रतिवर्ष का डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि किस तरह से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। बहुत सारे मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है उसको, स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, एन्युटी मेथड है, इंश्योरेंस मेथड है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड है। बहुत सारे डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं। कोई भी एक मेथड को अपनाकर प्रोप्राइटर ऑनर अपने बिजनेस की संपत्तियों को, टेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। तो डेप्रिसिएशन एक एडजस्टमेंट है जिसका पता हमको 31 मार्च को ही होता है, क्योंकि 31 मार्च को अकाउंटिंग बुक क्लोज होती हैं और हम टेंजिबल एसेट्स पर 31 मार्च को ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि पूरा होल फाइनेंशियल ईयर में हमने जो भी टेंजिबल एसेट्स यूज़ में लाए हैं, कंटिन्यू यूज़ में लाए हैं, उस पर हमारा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि किसी भी स्थायी संपत्ति के लगातार प्रयोग करने से उसकी गिरावट घिसावट के कारण डेप्रिसिएशन लग जाता है और ये बिजनेस के लिए लॉस मानी जाती है। तो उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको रिकॉर्डिंग नहीं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से इसका डेप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी आपको रिकॉर्डिंग करनी है टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। एडजस्टमेंट आपको जिस भी एसेट्स पर कहेगा कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जैसे कि मशीनरी पर, फर्नीचर पर, बिल्डिंग पर, टूल्स पर, इक्विपमेंट पर, प्लांट पर, तो उसी पर ही आपको परसेंटेज लगाकर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर आपको फिल करना है। परसेंटेज लगाकर या डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया होगा, गिवन होगा एडजस्टमेंट में, तो आपको उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करनी है। एंड सेकंड टाइम आपको बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में, जैसे कि सपोज दैट मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ था तो मशीनरी लिखेंगे। मशीनरी को आपको उसी रेट पर लिखना है जो ट्रायल बैलेंस में मशीनरी गिवन होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में मशीनरी 10,000 की गिवन है तो आपको 10,000 ही शो करना है, बट इनसाइड आपको शो करना है बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में इनसाइड, और इसमें से आपको लेस करना होगा
डेप्रीशिएशन, जितना भी आपने परसेंटेज लगा के डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट किया हुआ था वो डेप्रीशिएशन माइनस करके नेट मशीनरी का अमाउंट आपको आउट शो करना होगा। तो फिर से समझिए एक बार, ट्रायल बैलेंस में मशीनरी का जो भी रेट होगा वो रेट आपको बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में इंटरनल शो करना है। एंड आपको डेप्रीशिएशन जो भी मशीनरी की कॉस्ट पर आपने 10% का, सपोज दैट मान लीजिए 50,000 की मशीनरी है 50,000, और इस पर आप 10% का डेप्रीशिएशन एनुअल आप चार्ज कर रहे थे ईयरली, तो इस पर 10% का 5,000 का डेप्रीशिएशन आ रहा है। तो 5,000 इसमें से माइनस करके आप इसको एग्जैक्ट यहाँ पे नेट दिखाएंगे मशीनरी 45,000 आउट। और ये जो 5,000 की मशीन पर डेप्रीशिएशन है मशीनरी, तो इसको आपको डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में भी शो करना होगा, ओनली डेप्रीशिएशन। अब इसका नोट्स देखिए, if depreciation given in trial balance only entered in profit loss account debit side. If depreciation given in trial balance only entered in profit loss account debit side, अगर मान लीजिए डेप्रीशिएशन ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया रहेगा तो उसकी एंट्री आपको वन साइड में रिकॉर्ड करनी है और इसकी एंट्री आपको करनी होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो ध्यान रखिएगा कि हर एक एडजस्टमेंट की एंट्री दो जगह पर रिकॉर्ड होती है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम्स की एंट्री वन साइड में ही रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट हम चलेंगे नंबर 7 पर, एडजस्टमेंट एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम्स, एक्रूड इनकम उपार्जित आय, वह इनकम ऐसी इनकम जो हमने अर्न नहीं की है और फिर भी हमको मिल जाती है। यानी कि देखिए, एक्रूड इनकम्स का मतलब है कि जो भी पैसा कमाया हुआ है वो हमको हैंड ओवर हो गया है, यानी कि हाथ में पैसा आ गया है और इसको हमको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करना है, इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना है। जो भी रिलेटिव आइटम्स होगा, रिलेटिव इनकम होगी, क्योंकि ऑल टोटल इनकम्स आर क्रेडिट। आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ऑल टोटल इनकम्स को आपको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर आपको जैसे कि कमीशन पर इसका एक्रूड था, कमीशन आपको लिखना है, इसमें ऐड कर लेना है एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन को कमीशन में ऐड करके टोटल कमीशन आपको नेट कमीशन बाहर शो करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। एंड सेकंड इसका ट्रीटमेंट करना है आपको, ये हमारी एसेट्स है और एसेट्स साइड, बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में आप इसको शो करेंगे एक्रूड कमीशन। सपोज दैट मान लीजिए कमीशन 500 का था और टोटल कमीशन यहाँ पर 5000, यानी कि नेट कमीशन आ जाएगा 5500। कमीशन यहाँ पर 5000 का है, हैंड ओवर है 500 नॉट हैंड ओवर। टोटल कमीशन यहाँ वो नेट कमीशन आपका आ जाएगा 5500। अब यहाँ पर एक्रूड कमीशन आपको बैलेंस शीट एसेट्स साइड में 500 ही ओनली दिखाना होगा। अब इसका नोट्स देखिए, इफ एक्रूड इनकम्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस only entered in
assets side of balance sheet. If accrued incomes given in trial balance only entered in assets side of balance sheet, यानी कि अगर accrued income ट्रायल बैलेंस में दी होगी तो उसकी आपको वन साइड में रिकॉर्डिंग करनी है, बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर एडजस्टमेंट पे कमीशन में ही आपको इसको ऐड करके टोटल बाहर दिखाना होगा, नेट कमीशन 5500, और जितना भी एक्रूड होगा उसको बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में आप 500 ही ओनली शो करेंगे एक्रूड कमीशन को। तो ये एक्रूड कमीशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 8 पर, अनएक्रूड इनकम्स। एक्रूड इनकम्स, अनएक्रूड इनकम्स, अनएक्रूड इनकम्स। अभी तक एक्रूड इनकम्स, एक्रूड इनकम यानी कि उपार्जित आय, वो आय वो इनकम जो हमने कमा ली है बट नॉट हैंड ओवर, यानी कि हमारे हाथ में अभी पैसा नहीं आया था, उसको कहा जाता है एक्रूड इनकम। ध्यान रखिएगा, एक्रूड और अनएक्रूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत अंतर है। एक्रूड इनकम उसको कहा जाता है, उपार्जित आय वो होती है जो प्रोप्राइटर ने कमा ली है बट नॉट हैंड ओवर, उसके हाथ में पैसा आया नहीं है। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए हमने कमीशन का 2000 रुपये कमा लिया था और 2000 रुपये का कमीशन कमाया हुआ है, ये कन्फर्म है, ये पूरा पक्का है, डन है कि हमारा 2000 का कमीशन कमाया हुआ है बट नॉट हैंड ओवर, हमारे हाथ में भी 2000 रुपये कमीशन के आए नहीं हैं और ये जो हमको मिले नहीं हैं 2000 रुपये, यही हमारा एक्रूड इनकम के नाम से जाना जाएगा कि अर्न तो है बट नॉट हैंड ओवर, एक्रूड इनकम है। अब अनएक्रूड इनकम जस्ट इसका अपोजिट है। अनएक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम्स जो हमने कमाई नहीं है बट फिर भी हमको हैंड ओवर हो गई है। नॉट अर्न बट हैंड ओवर। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कमीशन 2000 रुपये का, हम अनएक्रूड इनकम के बारे में समझाने जा रहे हैं। मान लीजिए 2000 रुपये का कमीशन हमने ना कमाया हुआ होता, 2000 रुपये का कमीशन मैंने ना कमाया होता, फिर भी हमको ये 2000 रुपये का कमीशन एडवांस में मिल जाता, तो ये अनएक्रूड इनकम कहलाता, अनअर्न इनकम कहलाता। अनअर्न इनकम का मतलब है कि ना कमाई हुई इनकम जो हमको हैंड ओवर हो जाती है, एडवांस में हमको मिल जाती है, पहले से ही मिल जाती है। ये अनुपार्जित रकम कहलाती है, अनुपार्जित आय कहलाती है कि हमको 2000 रुपये का कमीशन एडवांस में मिल गया है। अब ये हमारी लायबिलिटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आगे हम इसको फ्यूचर में अर्न करें, कमाएं। तो आइए इसका फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे इसका एडजस्टमेंट करना है, इस बात को हम समझते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। अनएक्रूड इनकम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम। इसको ट्रेडिंग अकाउंट में आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम ऑल टोटल इनकम्स को शो करते हैं। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कमीशन पर अनएक्रूड इनकम दी है, कमीशन अनएक्रूड है, तो कमीशन हम यहाँ पर नोट करेंगे जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। ट्रायल बैलेंस का मान लीजिए कमीशन 5000 है और अनएक्रूड को हमको माइनस करना है, एक्रूड को ऐड करना है क्योंकि एक्रूड का मतलब है अर्न, कमाया हुआ। तो एक्रूड को आपको प्लस करना है क्योंकि कमाया हुआ है, आगे फ्यूचर में कभी ना कभी आप उसको लेंगे, कमाएंगे, कमाई हुई रकम आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो आपको उसको ऐड करना है। और अनएक्रूड इनकम यानी कि ना कमाई हुई रकम को आपको माइनस करना है क्योंकि वो आपके इस साल के लिए नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसको माइनस करना है। अनएक्रूड कमीशन, अनएक्रूड कमीशन को आपको माइनस करना है। सपोज दैट मान लीजिए एडजस्टमेंट में 500 का 500 रुपये का अनएक्रूड कमीशन दिया हुआ था, तो अनएक्रूड कमीशन को आपको माइनस करके टोटल बैलेंस यहाँ पर 4500 शो करना होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट इसका जो भी ट्रीटमेंट हम सेकेंड टाइम इसका एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे वो करेंगे हम इसको लायबिलिटीज़ में शो करेंगे अनएक्रूड कमीशन। अनएक्रूड कमीशन ओनली 500 को ही हम बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे।
अब इसका नोट्स देखिए कैसे करना है आपको। Unaccrued incomes given in trial balance only entered in liability side of balance sheet. Unaccrued incomes given in trial balance only entered in liability side of balance sheet. अगर सपोज दैट मान लीजिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में अनएक्रूड इनकम्स गिवन है, दी हुई है, अनुपार्जित आय दी हुई है तलपट के धनी पक्ष में क्रेडिट साइड में, तो उसको आपको ओनली एंट्री करनी है उसकी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि लायबिलिटी साइड में ही आपको उसको एंट्री करनी होगी, क्योंकि जो भी ट्रायल के आइटम्स होते हैं वन साइडेड रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस में अनएक्रूड इनकम दी है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट आइटम्स, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स लायबिलिटीज़ में शो होते हैं, तो आपको ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट आइटम्स यानी कि अनएक्रूड इनकम को ओनली लायबिलिटी साइड में शो करना होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम समझ